देखिए अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया। अभी तक अपन ने पढ़ लिए, एक तो नॉर्मल एंट्रीज पढ़ी थी सबसे पहले, फिर अपन ने पढ़ा था डिस्काउंट से रिलेटेड एंट्रीज कि जब डिस्काउंट होता है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट होता है उससे रिलेटेड एंट्रीज। फिर अपन ने क्या पढ़ा था बैंक से रिलेटेड एंट्रीज कि जो बैंक से रिलेटेड एंट्रीज होती है उसकी जनरल एंट्री अपन कैसे पास करते हैं। अब अपन नेक्स्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं सम स्पेशल एंट्रीज। अभी कुछ स्पेशल एंट्रीज हैं वो अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली जो एंट्री है वो है बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। अब बैड डेब्ट्स रिकवर्ड का मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं। देखो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड का मतलब ये होता है कि अपन ने पिछले सालों में पास्ट ईयर में कोई क्रेडिट सेल करी थी। अपन ने किसी कोई कस्टमर था हमारा, सपोज करो एक कस्टमर था एक्स, उसको अपन ने 10,000 की गुड्स क्रेडिट में सोल्ड करे थे। उसने हमको प्रॉमिस किया था कि विद इन 1 मंथ वो हमको पेमेंट कर देगा, 1 महीने के अंदर वो हमको पेमेंट कर देगा। और जब 1 महीने बाद अपन उससे पेमेंट लेने गए तो वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। तो इंसॉल्वेंट हो गया तो मतलब उससे पैसा रिकवर होने वाला नहीं था। तो अपन ने क्या करा, उसको बैड डेब्ट्स मान के उसका अकाउंट क्लोज कर दिया, एंट्री कर दी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर और उसका अकाउंट क्लोज कर दिया। अब उस पर्सन की क्या हुआ, दोबारा फाइनेंशियल पोजीशन में इंप्रूवमेंट हुआ, दोबारा उसकी फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव हुई, दोबारा उसने अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया। अब वो आपके साथ भी क्या करना चाहता है, दोबारा बिजनेस करना चाहता है। तो आप तो करोगे नहीं उसके साथ बिजनेस, क्यों? क्योंकि पहले जब आपने उसके साथ बिजनेस किया था तो आपका पैसा डूब गया था, तो अब दोबारा उसके साथ बिजनेस नहीं करोगे। तो अपनी इमेज को सुधारने के लिए वो क्या करेगा, वो ये काम करेगा कि जो पहला पैसा जो उसका डूब गया था वो आपको वापस लौटा देगा। बोले पहले पैसे डूब गए थे 10,000 रुपए, उस समय मैं नहीं दे पाया था, बट अब मेरे पास पैसे आ गए तो ये लो 10,000 रुपए। तो आपने तो क्या हुआ था, उस चीज को बैड डेब्ट्स मान के एंट्री कर दी, उसका अकाउंट क्लोज कर दिया था, उसको बैड डेब्ट्स मान लिया था और बैड डेब्ट्स मान के एंट्री कर दी थी बैड डेब्ट्स टू डेटर, उसका अकाउंट क्लोज कर दिया था। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली अब वो आपको वापस रिकवर हो रहा है, पैसा आपको वापस रिकवर हो रहा है। तो ये बैड डेब्ट्स थे, अब आपको वापस रिकवर हो रहे हैं, तो ये आपके कहलाते हैं बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। समझ आ गया बैड डेब्ट्स रिकवर्ड का मतलब क्या होता है? ऐसे डेटर्स जिनको पास्ट ईयर में हमने बैड डेब्ट्स मान के उनका अकाउंट क्लोज कर दिया था, अनएक्सपेक्टेडली अब उनसे वापस क्या हो रहा है, पैसा रिकवर हो रहा है। उम्मीद नहीं थी, फिर भी अब क्या हो रहा है, अपन को पैसा रिकवर हो रहा है, तो वो आपके कहलाते हैं बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। अब जनरल एंट्री क्या होती है, 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं, एक तो कैश अकाउंट और एक बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। कैश आपके बिजनेस का क्या है, असेट है, रियल अकाउंट नेचर। रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो बिजनेस में कैश आ रहा है, सामने वाला पैसा दे रहा है आपको, तो बिजनेस में कैश आ रहा है, यानी डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इसलिए कैश अकाउंट हो गया डेबिट। ये बैड डेब्ट्स रिकवर्ड आपकी क्या है, ये जो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड है आपके बिजनेस की इनकम है। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड आपके बिजनेस की इनकम है। इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट नेचर, और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये आपकी इनकम है तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो इसको कर देंगे अपन क्रेडिट। समझ आ गया? तो एंट्री जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि बोले कैश रिसीव फ्रॉम राम ₹2000 which can be written off bad debts in previous year। कि बोले राम से 2000 रुपए रिसीव हुआ जिसको प्रीवियस ईयर में अपन ने बैड डेब्ट्स मान लिया था, और आप सीधे एंट्री कर दोगे कैश अकाउंट डेबिट टू राम कि बोले कैश आ रहा है तो डेबिट और राम दे रहा है तो क्रेडिट गिवन, तो राम नहीं आएगा, क्या आएगा, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। तो अगर किसी कस्टमर से, किसी पर्सन से कोई ऐसा पैसा हम रिकवर कर रहे हैं जिसको प्रीवियस ईयर में हमने बैड डेब्ट्स मान लिया था और वो अब रिकवर कर रहे हैं, तो वहां पे क्या कराएगा, वो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड कराएंगे। तो किसको क्रेडिट करेंगे, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट को। तो एंट्री जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। तो बैड डेब्ट्स तो खूब सारे हुए और नाम नहीं हुआ तो पता कैसे चलेगा कौन सा नहीं। तो खूब सारे थोड़ी, वो हर कोई थोड़ी देगा पैसा आपको, कुछ एक आध लोग होंगे जो देके जाएंगे। और उसके नाम से करना क्या है, उसका नाम रिकॉर्ड करके करना क्या है, अपन ने तो मान लिया था ये मिलने वाला नहीं है, अपन ने तो बैड डेब्ट्स मान लिए थे, अब वो अनएक्सपेक्टेडली हमको दे रहा है तो उसका नाम रिकॉर्ड करके हम क्या करेंगे, ठीक है अच्छी बात है दे रहा है, तो वो बैड डेब्ट्स मान लिए थे, अब वो रिकवर हो रहे हैं तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं, ऐसे खर्चे, ऐसे एक्सपेंसेस जो आपके करंट अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड थे बट आपने उनको करंट अकाउंटिंग ईयर में पे
नहीं करा तो वो आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाते हैं। ऐसे खर्चे जो आपके करंट अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड हैं बट आपने उनको करंट अकाउंटिंग ईयर में पे नहीं करा, वो आपके क्या कहलाते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाते हैं। अब आपका एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है, ऐसा कोई भी खर्चा जो आपके करंट अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड है, चाहे उसको आपने पे करंट ईयर में पे कराओ या ना पे कराओ, आपको उस खर्चे को अपने बुक्स में रिकॉर्ड करना है। तो उस एक्रूअल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग रह जाते हैं, समझ आ गया ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं, खर्चा था, एक्सपेंस था जो करंट ईयर से रिलेटेड था बट करंट ईयर में पे नहीं हुआ, तो खर्चा जो आउटस्टैंडिंग रह गया उस एक्रूअल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बुक्स में क्या होता है, रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि खर्चा करंट ईयर का है बट करंट ईयर में पे नहीं हुआ। लेकिन एक्रूअल कंसेप्ट हमसे ये कहता है कि ऐसा कोई भी खर्चा जो आपके करंट अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड हो, चाहे पे करो या ना पे करो, उसको बुक्स में रिकॉर्ड करना है। तो उस एक्रूअल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। कैसे रिकॉर्ड करते हैं, दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक तो एक्सपेंस अकाउंट जो पे नहीं हुआ और दूसरा होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस खर्चा है तो ये नॉमिनल अकाउंट नेचर का हो गया, रूल क्या होता है, डेबिट और एक्सपेंस, तो एक्सपेंस अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट। और ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं, जो खर्चे आउटस्टैंडिंग रह जाते हैं, वो अभी पे नहीं करे, फ्यूचर में पे करने, और एक ऐसा अमाउंट जो हमको फ्यूचर में पे करना होता है वो हमारे बिजनेस की लायबिलिटी होती है। तो ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ये आपके बिजनेस की लायबिलिटी है। अब बिजनेस में जब कोई लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट, तो इसलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट हो जाएगा क्या, क्रेडिट। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्री क्या होगी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। समझ आ गया। नेक्स्ट है आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जो आपके नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड है, ऐसे खर्चे जो आपके नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड है बट आपने उनको करंट अकाउंटिंग ईयर में पे कर दिया, ठीक है ना, खर्चा अगले साल का था बट आपने उसको करंट ईयर में पे कर दिया, तो वो आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाते हैं, ठीक है ना। खर्चा कब का था, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड था बट करंट ईयर में पे हो गया, तो वो प्रीपेड एक्सपेंस कहलाएगा। अब वापस वही बात, आपका जो एक्रूअल कंसेप्ट है वो कहता है कि अगले साल का या पिछले साल का कोई खर्चा बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना, लेकिन क्योंकि खर्चा पे कर दिया तो उसको रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा, तो उस खर्चे को, अगले साल के खर्चे को रिकॉर्ड कर लिया। अब आपको उस एक्रूअल कंसेप्ट को भी सेटिस्फाई कराना है तो अब आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी ताकि वो एक्रूअल कंसेप्ट सेटिस्फाई हो जाए। देखो एग्जांपल समझते हैं, जैसे सपोज करो आप रेंट पे करते हो, आपका जो रेंट है वो 10,000 पर मंथ है, रेंट कितना पे कर रहे हो, 10,000 रुपए पर मंथ, तो एक अकाउंटिंग ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो 12 महीने के हिसाब से रेंट कितना बनता है, 1,20,000। बट आपने क्या करा, अगले साल के एक महीने का रेंट भी इसी साल पे कर दिया, मतलब आपने 13 मंथ्स का रेंट पे कर दिया, तो 13 मंथ्स का रेंट कितना होगा, 1,30,000। तो जब रेंट पे करा होगा तो एंट्री क्या करी होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, कितना 1,30,000। अब आपको पता है ना कि जो 1,30,000 का रेंट मैंने रिकॉर्ड करा है, इसमें से 10,000 का रेंट नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है और एक्रूअल कंसेप्ट मेरे को कहता है अगले साल का कोई खर्चा करंट ईयर की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना, लेकिन अब क्योंकि पे करा तो रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। तब उस कंसेप्ट को सेटिस्फाई कराने के लिए, एक्रूअल कंसेप्ट को सेटिस्फाई कराने के लिए अब इस एंट्री के बाद एंड ऑफ द ईयर में अपन एक एडजस्टमेंट एंट्री अपन पास करेंगे। क्या, रेंट एक महीना ज्यादा डेबिट हो गया तो उसको तो करो क्रेडिट, तो टू रेंट अकाउंट 10,000, तो रेंट अकाउंट 31 से डेबिट किया था, उसको क्रेडिट कर दिया तो अल्टीमेटली 20 रह गया। रेंट अकाउंट आपने डेबिट किया 1,30,000, अब मैंने यहाँ पे रेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 10,000 से, तो ये रेंट अकाउंट में कितने रह गए, 1,20,000 रह गए। 130 से डेबिट किया था और 10,000 से क्रेडिट कर दिया, तो कितना बैलेंस रह गया, 1,20,000। और डेबिट किसको कर देंगे, प्रीपेड रेंट अकाउंट को, तो प्रीपेड रेंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट कितने से, 10,000। ये प्रीपेड रेंट को क्यों डेबिट किया, ये जो खर्चे अपन एडवांस में पे कर देते हैं वो हमारे एसेट होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके बिजनेस का क्या है, एसेट है, और बिजनेस में जब कोई एसेट क्रिएट होता है या इंक्रीज होता है तो उसको अपन क्या करते हैं, डेबिट, तो इसलिए प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट हो जाएगा, प्रीपेड रेंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट। तो ये एडजस्टमेंट एंट्री अपन करते हैं।
तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? असेट है, और बिजनेस में जब कोई असेट क्रिएट होता है या इंक्रीज होता है तो उसको करते हैं डेबिट। तो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट को तो कर दिया डेबिट, और खर्चा कम करना था क्योंकि ज्यादा डेबिट हो गया 12 महीने से, तो इसलिए इस एक्सपेंस अकाउंट को कर दिया क्रेडिट। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो आपकी लायबिलिटी होते हैं और प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके बिजनेस के असेट होते हैं। लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, तो इसलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ, और प्रीपेड एक्सपेंस आपका असेट है, तो बिजनेस में जब कोई असेट क्रिएट होता है या इंक्रीज होता है तो उसको अपन क्या करते हैं? डेबिट। तो इसलिए प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट हो गया डेबिट। समझ में आ गया कंसेप्ट? समझ में आ गया? नाउ नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? मैंने बताया था डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। आपके फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में जो डाउनफॉल होता है उसको अपन डेप्रिसिएशन बोलते हैं। कि आपने जैसे एक मशीनरी परचेज करी 1 लाख रुपीस की, अब 1 अप्रैल को खरीदी थी सपोज करो, अब 31 मार्च को आपने कहा मैं पता लगाता हूँ इसकी मार्केट वैल्यू क्या है मेरी मशीन की, तो पता लगा तो मतलब मार्केट वैल्यू तो इसकी 80,000 ही रहेगी। तो 1 लाख की मशीन खरीदी थी और उसकी कीमत 80,000 ही रहेगी। तो ये जो मशीन की कीमत में 12 महीने के अंदर ये जो मशीन की वैल्यू में 20,000 का डाउनफॉल हो गया, ये क्या कहलाएगा? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। आपके फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में जो डाउनफॉल होता है उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अब आपका कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट क्या कहता है? कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट आपसे ये कहता है कि जितने भी आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं उन सबको एंड ऑफ द ईयर में डेप्रिसिएशन लेस करके फिर बुक्स में शो करना चाहिए। डेप्रिसिएशन लेस करके फिर बुक्स में शो करना चाहिए। तो उस कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एंड ऑफ द ईयर में हम अपने सारे फिक्स्ड एसेट्स पे क्या चार्ज करते हैं? डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो डेप्रिसिएशन को चार्ज करने की एंट्री क्या होती है? 2 अकाउंट इफेक्ट हो गए, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट और एक आपका एसेट अकाउंट। डेप्रिसिएशन आपके बिजनेस का लॉस है, खर्चा है, आपके एसेट की वैल्यू कम होगी तो नुकसान हो गया, तो ये आपका एक लॉस है। तो डेप्रिसिएशन आपका लॉस है, तो ये नॉमिनल अकाउंट नेचर का हो गया। और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये आपका लॉस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो ये डेबिट हो जाएगा। और एसेट की वैल्यू कब हो गई? एसेट की वैल्यू कब हो गई? अब बिजनेस में जब एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं? क्रेडिट। तो इसलिए एसेट अकाउंट हो गया क्रेडिट। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री हो गई डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। समझ में आ गया? नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये क्या होता है? अपन ने कंसेप्ट पढ़ा था सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। तो सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस और बिजनेसमैन ये दोनों के अलग अलग पर्सन से अलग अलग एंटिटी है, और हम जो अकाउंटिंग करते हैं किसके लिए करते हैं? बिजनेस के लिए। तो यानी दोनों बिजनेस और बिजनेसमैन ये दोनों के अलग अलग पर्सन हैं। अब क्या हुआ? सपोज करो, अज्यूम करो, एक इमेजिनेशन करो कि एक बार क्या हुआ, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों की आपस में एक मीटिंग हुई। बिजनेसमैन ने कहा कि बोले आज मैंने आपको 10 लाख रुपए दिए हैं, तब जाके आपका ये बिजनेस स्टार्ट हुआ है। अगर ये पैसा मैं इस बिजनेस में ना लगाकर मैं केवल एफडी करा देता, उसकी बैंक में फिक्स डिपॉजिट ही करा देता, तो वहां पे कम से कम मेरे को 10% की रेट से इंटरेस्ट मिलता, जहां पे मेरे को कोई टेंशन भी नहीं होती, कोई रिस्क भी नहीं होता। लेकिन अब मैंने ये पैसा क्योंकि बिजनेस में लगाया है, तो एक तो उस इंटरेस्ट का नुकसान हो रहा है और दूसरा मेरे को एक टेंशन भी है, रिस्क भी है। तो मेरे को तो क्या चाहिए, जो मैं पैसा लगाया है, जो कैपिटल लगाई है, उस पर मेरे को इंटरेस्ट चाहिए। तो बिजनेस कहता है ठीक है कोई बात नहीं, जो बिजनेस में प्रॉफिट ले रहे हो तो ठीक है हम दे ही रहे हैं, हम आपको आपकी कैपिटल पे इंटरेस्ट भी पे कर देंगे। तो इंटरेस्ट और कैपिटल कौन किसको दे रहा है? बिजनेस दे रहा है बिजनेसमैन को। बिजनेस दे रहा है बिजनेसमैन को। तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट और कैपिटल खर्चा हुआ या इनकम? खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो इंटरेस्ट और कैपिटल क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। तो एक्सपेंस हो गया तो ये नॉमिनल अकाउंट नेचर का हो गया। और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। तो डेबिट ऑल एक्सपेंस, तो इसलिए इंटरेस्ट और कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और एक बिजनेसमैन, अगर एक बिजनेस जो है, अगर बिजनेसमैन को कोई भी चीज देता है तो उसके हाथ में नहीं देता, क्या करता है? उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। अब इंटरेस्ट और कैपिटल उसके कैपिटल में जाएगा तो बिजनेस की कैपिटल बढ़ेगी। कैपिटल क्या होती है? लायबिलिटी। तो कैपिटल बढ़ी मतलब लायबिलिटी बढ़ेगी, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं? क्रेडिट। तो इसलिए कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो ध्यान रखना, एक बिजनेस अपने बिजनेसमैन को कोई भी चीज देता है तो उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है।
कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करा मतलब उसकी कैपिटल बढ़ी, कैपिटल लायबिलिटी होती है तो लायबिलिटी बढ़ गई, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं, क्रेडिट, तो इसलिए कैपिटल अकाउंट हो गया क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जनरल एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। समझ आ गया? नेक्स्ट एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हुआ, अब बिजनेस ने बोला बिजनेसमैन से, बोले हर हफ्ते हर महीने हर 10 दिन में कुछ ना कुछ पैसा यहाँ से निकाल के ले जाते हो बिजनेस में अपने पर्सनल यूज के लिए। बोले यही पैसा अगर आप अपने बैंक में से निकालते तो वहां पे बैंक से अगर लेते तो इंटरेस्ट देना पड़ता है बैंक को, तो अब ये जो तुम ड्राइंग कर रहे हो इसमें मैं क्या लूंगा, इंटरेस्ट लूंगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन किससे ले रहा है, बिजनेस ले रहा है बिजनेसमैन से, और हम अकाउंटिंग किसके लिए कर रहे हैं, बिजनेस के लिए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन दे रहा है, बिजनेस ले रहा है बिजनेसमैन से, तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो गई, इनकम हो गई। अब बिजनेस में इनकम हो गई तो ये नॉमिनल अकाउंट नेचर, और नॉमिनल का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम। तो इनकम है तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। और एक बिजनेस को अगर अपने बिजनेसमैन से कोई भी चीज लेनी होती है तो उसके कैपिटल अकाउंट में से निकाल लेता है, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसके कैपिटल अकाउंट में से निकाल लेगा, तो उसकी बिजनेसमैन की कैपिटल कम हो जाएगी, कैपिटल लायबिलिटी होती है, कैपिटल कम हुई मतलब बिजनेस की लायबिलिटी कम हो गई, और बिजनेस में जब कोई लायबिलिटी रिड्यूस होती है तो उसको डेबिट कर देते हैं। तो कैपिटल अकाउंट हो गया डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब कई बार ड्राइंग अकाउंट को भी डेबिट कर देते हैं, ठीक है ना, तो ये जिसका ध्यान रखना है। तो क्या वैसे तो एंट्री क्या होगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और अगर एंट्री करते हो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो भी सही होगी। समझ में आ गया? लेकिन लॉजिकली अगर देखें तो एंट्री ये बनेगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। नेक्स्ट है ड्राइंग इन गुड्स। ड्राइंग इन गुड्स, गुड्स की ड्राइंग करिए मतलब कि बिजनेस से रिलेटेड गुड्स अपने पर्सनल यूज में ले लिए। अब जैसे सपोज करो किसी का डिपार्टमेंटल स्टोर है जहाँ पे दाल आटा चीनी बिकता है, अब जिसका डिपार्टमेंटल स्टोर है वो अपने घर के लिए जो दाल आटा चीनी है वो किसी रिलायंस फ्रेश या किसी दूसरे स्टोर से जाके थोड़ी लाएगा, क्या करेगा, वो जो दुकान पे दाल आटा चीनी बेचने के लिए लेके आया था उसमें से कुछ निकाल के अपने घर पे ले जाएगा जितनी घर पे जरूरत है। तो यानी बिजनेस से रिलेटेड गुड्स खरीदे गए थे बिजनेस के लिए, लेकिन उसको प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज में ले रहा है, यानी गुड्स की क्या हो गई, ड्राइंग हो गई। तो यहाँ पे दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, तो ड्राइंग अकाउंट और एक परचेज। ड्राइंग कोई पर्सनल अकाउंट नेचर, रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो ड्राइंग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बिजनेस के ओनर को, तो बिजनेस का ओनर रिसीव कर रहा है तो डेबिट द रिसीवर, तो डेबिट हो गया। और जब अपन गुड्स परचेज करे थे, जब अपन बिजनेस के गुड्स परचेज करते हैं, बिजनेस के लिए गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है। अब वो बिजनेस की परचेज पर्सनल यूज में काम आ रही है, यानी बिजनेस की परचेज कम हो गई, तो जब परचेज कहा गया था तो परचेज अकाउंट को डेबिट किया था, अब वो परचेज कम हो गई तो परचेज अकाउंट को कर देंगे क्या, क्रेडिट। तो एंट्री जो होगी वो क्या हो जाएगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। समझ में आ गया? इसी तरीके से गुड्स गिवन अवे एज ए चैरिटी, गुड्स को आपने एज ए चैरिटी दे दिया, चैरिटी कर दी गुड्स की, तो क्या होगा, चैरिटी अकाउंट इफेक्ट होगा एक परचेज। चैरिटी क्या है, आपका एक्सपेंस है, चैरिटी कर रहे तो खर्चा हो रहा है, एक्सपेंस है जो नॉमिनल अकाउंट नेचर, रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस, तो चैरिटी अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और आपके बिजनेस की परचेज कम हो गई, जब गुड्स खरीदे गए थे तो परचेज अकाउंट डेबिट हुआ था, अब वो बिजनेस की परचेज की चैरिटी कर दी तो आपकी बिजनेस की परचेज कम हो गई तो परचेज अकाउंट को कर देंगे क्या, क्रेडिट। समझ आ गया? नेक्स्ट है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। गुड्स को अपन ने एज अ फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब गुड्स को एज अ फ्री सैंपल क्यों बांटते हैं, कि जैसे अपन ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, कोई अपन ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, अब एक बार उसको कस्टमर को देते हैं सैंपल, उसका सैंपल कस्टमर को दिया जाता है ताकि कस्टमर एक बार उसको यूज करके देखे और यूज करने के बाद अगर उसको पसंद आए तो वो और खरीदे। यानी गुड्स को जब फ्री सैंपल में बांटते हैं तो इससे एक तो ये मान लो आपका एडवर्टाइजमेंट होता है, ये ऐसे आपकी सेल्स प्रमोट होती है, सेल इंक्रीज होती है, क्योंकि कस्टमर को अगर गुड्स पसंद आया तो फिर वो क्या करेगा, और खरीदेगा। तो यहाँ पे एक कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस अकाउंट, क्योंकि इससे आपकी सेल्स प्रमोट हो रही है। तो सेल्स प्रमोशन आपके बिजनेस का खर्चा है, एक्सपेंस है, तो नॉमिनल अकाउंट नेचर, रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस
क्रेडिट ऑल इनकम्स, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस, तो ये डेबिट हो जाएगा। अब वही जब गुड्स खरीदे थे तो परचेज अकाउंट डेबिट हुआ था, अब वो बिजनेस की परचेज कम हो रही है तो परचेज अकाउंट को कर देंगे क्या, क्रेडिट। तो एंट्री जाएगी सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। समझ आ गया, क्लियर है? ये सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस की जगह आप एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट भी डेबिट कर सकते हो और चाहो तो फ्री सैंपल अकाउंट भी डेबिट कर सकते हो, क्योंकि इससे एडवर्टाइजमेंट भी होता है तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट भी डेबिट हो सकता है। तो तीनों में से कुछ भी डेबिट करोगे सब सही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर। कह रहे गुड्स क्या हो गए, या तो चोरी हो गए या उनमें आग लग गई, नुकसान हो गया। तो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? अगर गुड्स चोरी हो गए तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, गुड्स में अगर आग लगी तो लॉस बाय फायर अकाउंट, और एक आपका परचेज। तो लॉस बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर ये आपका लॉस है। लॉस है तो क्या हो गया, नॉमिनल नेचर, रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस, तो इसलिए डेबिट हो गए। अब वही जब गुड्स खरीदे गए थे तो परचेज अकाउंट डेबिट हुआ था, अब आपकी बिजनेस की परचेज कम हो रही है तो परचेज अकाउंट को कर देंगे क्या, क्रेडिट। समझ में आ गया, समझ में आ गई?